हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो पे। ये वीडियो लूसेंट 100 डेज चैलेंज का 15 डे होने वाला है और इसमें जो पढ़ेंगे भारत के यवन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है भारत में। तो सबसे पहले जो क्रम होता है, हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक, पहल्लव और फिर कुषाण आक्रमण करते हैं भारत पे। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंद यूनानी के बारे में। तो हिंद यूनानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक नाम आता है डेमेट्रियस का। समझ में आ रहा है? पता है, भारत पर पहली आक्रमण करने वाला जो बैक्ट्रिया के शासक थे, बैक्ट्रिया के शासक कौन थे? तो डेमेट्रियस था। उसने 190 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध ये सब के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। और जब अधिकार कर लिया तो एक राजधानी बनाता है शाकाल। ठीक है, शाकाल को अपना राजधानी बनाता है। शाकाल जो है आज का सियालकोट है ना। पाकिस्तान में एक जगह सियालकोट, वो जगह है आज का। इसी से रिलेटेड एक नाम निकल के आता है मिनांडर। मिनांडर को हम मिलिंद भी कहते हैं हिंदी में। वो बात है 165 से 145 ईसा पूर्व का। मिनांडर कौन था? तो देखिएगा, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक था ये मिनांडर, यानी कि मिलिंद। और इसकी राजधानी हुआ करती थी शाकाल। शाकाल जो है आधुनिक जो है सियालकोट को कहते हैं। और सियालकोट जो है ना, शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ जो मिनांडर रहता है वो बौद्ध गुरु नागसेन से दीक्षा लेता है। समझ में आ गया? और जब दीक्षा लेता है तो मिनांडर प्रश्न करता है और नागसेन द्वारा उत्तर दिए जाते हैं। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन का उत्तर का संग्रह कहाँ मिलता है? कौन सी किताब है? तो मिलिंद पन्हो है। नाम याद रख लेंगे। मिलिंद पन्हो में क्या मिलता है? तो मिलिंद पन्हो का मतलब वो ये होता है कि मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद कौन? तो मिनांडर, यानी कि हिंद यूनानी शासक। ठीक है, तो बात ये आता है कि मिनांडर और नागसेन के द्वारा जो बातचीत की गई है, मिनांडर के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया और नागसेन के द्वारा जो उत्तर दिया गया, उनका संग्रह जो है वो मिलिंद पन्हो कहलाता है। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हिंद यूनानी शासक के प्रमुख विशेषताओं को बारे में। तो जब विशेषता देखेंगे तो सबसे पहले सिक्का को पढ़ेंगे। तो याद रखें कि भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी की गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किस राजा के हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यहाँ पे सिक्कों पे राजा का चित्र या फिर नाम अंकन होने लगे थे। इस वजह से ये बात है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किया था। ये फैक्ट है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किए थे। अब आते हैं हेलेनिस्ट आर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें है कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, है ना, यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला जो है इसका उत्तम उदाहरण दिखता है। समझ में आ गया होगा, गंधार कला है ना। गंधार कला में बहुत सारे निर्माण हुए हैं, मंदिर निर्माण हुए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं शक, क्योंकि हिंद यूनानी तो समझ गए। अब दूसरा आता है जो आक्रमणकारी, वो होता है शक। तो शक का देखेंगे मूल निवास माना जाता है कि वो मध्य एशिया के निवासी थे। शकों को माना जाता है और वो भारत आए थे, पता है, चरागाह की खोज में आए थे। कि मध्य एशिया क्या है? मध्य एशिया ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका है, पशुओं को चराना होगा, चारागाह इलाका खोजना पड़ेगा, तो उसको भारत की ओर आना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो वो मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे शक। ठीक है, और एक जनजाति हुआ करते थे। देखिए, भारत 5 शाखाएं जो होती है, शकों की 5 शाखाएं थी, तथा भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में स्थित थी। तो पहली शाखा जो है अफगानिस्तान, दूसरी शाखा जो है पंजाब, यानी कि इसकी राजधानी तक्षशिला में स्थित था, और तीसरी शाखा मथुरा मिलेगी,
चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा जो है उत्तरी दक्कन में मिलेगा। समझ में आ गया, शकों का 5 शाखाएं, पांचों शाखा अलग अलग मिलती है। अब समझते हैं विक्रम संवत, एक आता है संवत जिसमें आता है कि विक्रम संवत। तो विक्रम संवत क्या होता है, विक्रमादित्य की उपाधि क्या होती है, सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था उसको भी समझते हैं। देखिए, तो विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 ईसा पूर्व से। क्यों होता है, देखिएगा, उज्जैन के एक स्थानीय राजा रहता है जो कि शकों को पराजित कर देता है, शकों को पराजित कर देता है और बाहर बाहर खदेड़ देता है भारत से। ठीक है, जब बाहर खदेड़ दिया जाता है तो शकों पे विजय के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण करता है, जिस उपाधि का नाम रहता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो उज्जैन के स्थानीय शासक रहता है जो कि शकों को पराजित कर देता है, पराजित करने के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण करता है, टाइटल धारण करता है, जिसको कहते हैं विक्रमादित्य का। ठीक है, और यहाँ से नया संवत का शुरुआत हो जाता है। चूंकि शकों को हराया था, शकों को हराया तो यहाँ से नया संवत होता है। संवत का मतलब होता है समय। ठीक है, याद रखिएगा, होता है समय, जहाँ से समय की शुरुआत हुई उसको कहते हैं संवत। तो नया संवत निकल के आता है जिसको कहते हैं 58 ईसा पूर्व में होता है, क्योंकि 58 ईसा पूर्व में हराता है। तो 58 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत का प्रारंभ हो जाता है। इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे। पूछेगा, प्रश्न आते हैं कि विक्रम संवत का किस ईसा पूर्व से स्टार्ट है, तो 58 ईसा पूर्व से। अब समझेंगे कि टोटल भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, लेकिन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे विख्यात विक्रमादित्य हैं। तो जो टाइटल लेने वाले हैं विक्रमादित्य का, सबसे विख्यात हैं जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। अब पूरे इतिहास में कितने विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाले शासक रहते हैं, तो 14 विक्रमादित्य होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसमें जो है पूरा लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, नोट्स के फॉर्म में, आसान हिंदी भाषा चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ना। अब समझते हैं कि पश्चिमी भारत की शाखा एवं इसके सिक्के के बारे में। तो दक्षिण व पश्चिम भारत में इसका प्रभाव देखते हैं। तो शकों की पश्चिम भारत वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था, लगभग 4 शताब्दी तक। 4 शताब्दी होता है 400 वर्ष। ठीक है, समुद्री गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के भारी मात्रा में किन शासकों ने किए थे जारी, तो शक शासकों ने। ठीक है, शक शासकों ने, ये बात याद रखेंगे। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, कौन चलाए थे, तो याद रखेंगे हिंद यूनानी शासकों ने। और सबसे ज्यादा भारी संख्या में, सबसे ज्यादा भारी संख्या में चांदी के सिक्के किसने चलाया था, तो शक शासकों ने चलाया था। इस बात को याद रखेंगे। अब समझते हैं, शक शासकों में एक शासक आते हैं रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक यही थे, रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। और ये जो रहते हैं सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करते हैं। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, यानी कि जो मौर्यों के द्वारा निर्मित था, याद होगा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार करवाता है, यानी कि रिनोवेट करवाता है थोड़ा सा। समझ में आ गया होगा। अब आता है गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसको कहते हैं गिरनार अभिलेख, जारी किया था। तो सबसे पहला लंबा संस्कृत भाषा में अभिलेख मिलती है, गिरनार का अभिलेख मिलता है। इससे पहले जितने भी आपको अभिलेख दिखेंगे वो संस्कृत भाषा में नहीं दिखेंगे, वो प्राकृत भाषा में दिखेंगे या आदर्श भाषा में दिखेंगे। ठीक है, संस्कृत में इक्का दुक्का दिखेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। सबसे लंबा संस्कृत भाषा का गिरनार अभिलेख ही मिलता है। ठीक है, अब एक लेते हैं, उपाधि लेते हैं अपने आप को, सॉरी, शक शासक जो है अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। क्षत्रप याद रखेंगे, भारत के शक शासक, शक राजा अपने आप को क्या कहते हैं, क्षत्रप कहते हैं। तो प्रश्न बन के आएगा कि कौन से राजा जो है भारत में अपने आप को क्षत्रप कहते थे, तो शक शासक कहते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कुषाणों के बारे में। तो कुषाण के बारे में समझते हैं, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले निकल के आता है, पहल्लव के बाद कुषाण आए थे सबसे, है ना। क्योंकि कैसे रहता है, तो हिंद यूनानी शक पहल्लव कुषाण, तो कुषाण आते हैं पहल्लव के बाद। जो
यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं, याद रखेंगे इस नाम को, तोखरी भी कहलाते हैं। और यूची नामक कबीला से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इस नाम से जाने जाते हैं। पांच पांच कुल में बंट गया था ये, और उन्हीं में से एक कुल जो है वो कुषाण कहलाए थे। तो यूची कबीला के थे, 5 पार्ट में बटे थे, जिससे एक कबीला जो था इसका वो था कुषाण थे। उन्हीं में से एक कबीला जो थे कुषाण थे। इतना आपको याद समझ में आ गया होगा। और संस्थापक तो कुषाण वंश के राजा जो थे कुजुल कडफिसेस थे, इनका नाम याद रख लेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक माना जाता है कुजुल कडफिसेस को। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कडफिसेस थे। समझ में आ गया। इनकी प्रथम राजधानी जो थी पुरुषपुर थी, यानी कि पेशावर, आज का जो पेशावर है पाकिस्तान में। और पहले जो है पुरुषपुर के नाम से इसको जाना जाता था। द्वितीय राजधानी बनी थी मथुरा। इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि संवत का मतलब आपको समझा चुके हैं, तो जैसे कि विक्रम संवत था, तो आगे चल के जो है शक संवत भी बनता है। कैसे बनता है समझाते हैं, देखिए। तो शक संवत जो रहता है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने पर के समय में एक संवत चलाया था, जो कि शक संवत कहलाया। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसी संवत को प्रयोग किया जाता है। इसी टाइम पीरियड से हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया। तो इतना आपको बात समझ में आ गया होगा कि एक शक संवत जो कि एक कनिष्क था, कुषाण वंश के प्रतापी राजा जो कि कनिष्क था, इसी को माना जाता है। 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही एक संवत चलाता है जिसको शक संवत कहते हैं। इसे भारत के द्वारा प्रयोग किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। शक संवत के ही माध्यम से हम लोग चलते हैं, जो कि 78 ईसा पूर्व से चलाया जा रहा है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथी बौद्ध संगीति होती है, कनिष्क के काल में ही होती है चौथी। और कहाँ होता है, तो कुंडल वन में होता है। कुंडल वन आधुनिक के कश्मीर को कहते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो चौथा बौद्ध संगीति है। वैसे जब बौद्ध धर्म का क्लास अपलोड किया गया है तो उसमें बौद्ध संगीतियों के बारे में अच्छे से बता दिया गया है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दिया जा चुका है ना। धर्म की बात करें तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन है, तो बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म में भी एक अगला संप्रदाय है जिसको कहते हैं महायान संप्रदाय, उसका अनुयायी था ये, है ना, कनिष्क। मुद्राएं, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। याद रखेंगे कि अगर कोई पूछेगा सबसे पहले किसने जारी किया स्वर्ण मुद्राएं, तो हिंद यूनानी ने। लेकिन सबसे भारी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने। कुषाण में भी कौन, तो कनिष्क ने जारी किए थे, है ना। कुषाण शासकों ने ही सबसे पहले जारी किया था भारी मात्रा में। और जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब कि जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा छपती है उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसकी, कुषाण वंश के कुषाण शासकों की स्वर्ण मुद्राएं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश के बारे में समझते हैं कि इसके दरबार में विख्यात विद्वान की रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहला एक नाम निकल के आता है चरक का। तो चरक जो था ना वो राजवैद्य था। इसका राजवैद्य यानी कि आयुर्वेद के विख्यात विद्वान। आज भी जब कोई मेडिकल पढ़ता है तो चरक के बारे में समझ में आता है, इनके बारे में अध्ययन होता है। विदेशों में चरक की मूर्तियां मिल जाएगी आपको मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो कि चरक जो थे वो राजवैद्य हुआ करते थे कुषाण शासकों के, और आयुर्वेद के विख्यात विद्वान हुए करते थे। और एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है चरक संहिता। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, तो चरक संहिता। ये चरक संहिता की जो किताब है वो आधुनिक सर्जरी इसमें लिखा गया है। जिसने जितने भी सर्जरी होते हैं सारा इक्विपमेंट इसमें लिखा गया है, उसके बारे में, सारे के यूजेस के बारे में, कैसे यूज़ करना, सब कुछ लिखा गया है। एक आते हैं वसुमित्र। तो वसुमित्र जो है वो एक किताब लिखते हैं, महाविभाषा सूत्र के रचनाकार हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आपको इतना समझ में आएगा, महाविभाषा सूत्र की रचना किसने किया है, तो वसुमित्र किए हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश ये कहलाता है। एक आते हैं अश्वघोष। तो कनिष्क के ये राजकवि हुआ करते थे अश्वघोष, और इन्होंने बौद्धों की रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र लिखा है। समझ, जैसे रामचरित है ना, तो अश्वघोष लिखते हैं बुद्ध चरित। तो बौद्धों के रामायण कौन लिखते हैं, अश्वघोष लिखते हैं। एक आते हैं नागार्जुन। तो इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है।
और इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है माध्यमिक सूत्र है, ठीक है। और इसमें जो नागार्जुन है वो सापेक्षता का सिद्धांत देते हैं, सापेक्षता का, जो कि फिजिक्स का बहुत बड़ा थ्योरी है वो देते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत देते हैं। कौन देते हैं? तो नागार्जुन देते हैं। तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, है ना, जिनका आधुनिक में हम सब भूल चुके हैं। लेकिन अगर आधुनिक में इसकी हम लोग रचनाओं को पढ़ें, इनकी रचनाओं को, तो हो सकता है कि हम विश्व में काफ़ी आगे निकल सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, दरबार की अन्य विभूतियाँ भी, जैसे कि पार्षद थे, महाचेत थे और संरक्षक भी थे, संरक्षक भी थे, ये सब शामिल थे जो कि दरबार में थे। और ये सब काफ़ी विद्वान लोग हुआ करते थे, जो काफ़ी गज़ब गज़ब की किताबें लिख के गए हैं, काफ़ी नॉलेज हुआ करता था इनके पास, है ना। मेडिकल के फील्ड, इंजीनियर के फील्ड, हर फील्ड में हुआ करते थे। अब हम कुषाण वंश को कला, व्यापार और इसके अंत कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं। तो कला शैली में देखेंगे तो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में होता है। और रेशम मार्ग का विकास भी इसी शासकों के द्वारा मतलब प्रसिद्ध हुआ था। देखिएगा, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कुषाण वंश के शासक थे। रेशम मार्ग, रेशम का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ था, और जिस मार्ग से होकर रेशम का व्यापार किया जाता था रोम तक, उसी को कहते हैं रेशम मार्ग। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि रेशम बनाने की तकनीक पहली बार जो है चीन में विकसित हुई थी। और जिस मार्ग से होकर सिल्क का व्यापार किया जाता था रोम तक, यानी कि यूरोप तक, तो उसको हम कहते हैं सिल्क रूट, यानी कि रेशम मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कुषाण शासक ही हुआ करते थे। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब समझते हैं मृत्यु में अंतिम शासक। तो कनिष्क की मृत्यु की हो गई थी 102 ईस्वी में, और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव हुआ करता था। ठीक है, इतनी बातें आप समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो है यहाँ समाप्त होती है। बाकी जो है प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। आप शुरू से अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हो, लूसेंट, तो लूसेंट जो 100 डेज सीरीज़ चल रहा है ना, 100 दिन में पूरा का पूरा लूसेंट ख़त्म किया जाएगा 100 क्लासेस में, और बहुत आसान भाषा में और ऐसे ही नोट्स के साथ ख़त्म किया जाएगा। जाके प्लेलिस्ट में आप जाके जोड़ सकते हो और देख सकते हो।